16वीं सदी भारत में एक ऐसी ताकत उभरती है जो अगले 300 सालों के लिए यहाँ की हर चीज मतलब राजनीति से लेकर कला तक सब कुछ बदल कर रख देती है। ये थे मुगल। तो चलिए आज इसी शानदार साम्राज्य की कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। अच्छा, एक सवाल है। ताजमहल और बिरयानी, इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है? मतलब एक तरफ दुनिया के 7 अजूबों में शामिल मोहब्बत की निशानी और दूसरी तरफ मुंह में पानी ला देने वाली जायकेदार बिरयानी। क्या कनेक्शन हो सकता है इन दोनों में? इसका जवाब है मुगल साम्राज्य। जी हाँ, ये दोनों ही चीजें और सिर्फ यही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ हमें उसी दौर की देन है। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस दिलचस्प कहानी की एक एक परत को खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है मुगलों के आने से ठीक पहले के दौर से। उस वक्त दिल्ली पर राज था दिल्ली सल्तनत का, लेकिन सल्तनत अब कह सकते हैं कि कमजोर पड़ रही थी। और इतिहास गवाह है, जब भी कोई बड़ी ताकत कमजोर होती है तो वो एक नए साम्राज्य के लिए दरवाजा खोल देती है। अब ये जो दिल्ली सल्तनत थी, ये कोई एक खानदान नहीं था। इसमें एक के बाद एक 5 अलग अलग राजवंश आए। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और आखिर में लोदी वंश। और जब लोदी वंश का आखिरी सुल्तान कमजोर पड़ा तो समझ लीजिए कि मंच एक नए बड़े खिलाड़ी के लिए पूरी तरह से तैयार था। और वो साल था 1526, जगह पानीपत। इतिहास की सबसे मशहूर लड़ाइयों में से एक पानीपत की पहली लड़ाई। इसमें मध्य एशिया से आए बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को हरा दिया और बस इसी एक जीत के साथ भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। देखिए, मुगल साम्राज्य की पूरी कहानी को समझना है तो हमें इसके शुरुआती 6 बादशाहों को समझना होगा। इन्हें द ग्रेट मुगल्स यानी महान मुगल भी कहा जाता है, बाबर से शुरू होकर औरंगजेब तक। इन्हीं 6 शासकों ने इस साम्राज्य को बनाया, इसे बुलंदियों तक पहुंचाया और फिर अनजाने में ही सही इसके पतन की कहानी की शुरुआत भी कर दी। तो बाबर के बाद गद्दी पर बैठा उसका बेटा हुमायूं। लेकिन हुमायूं का शासन कह सकते हैं कि बहुत ही उथल-पुथल भरा था। शेर शाह सूरी से हारने के बाद उसे 15 साल तक दर बदर भटकना पड़ा। उसने हिम्मत नहीं हारी, दिल्ली वापस जीती भी, लेकिन किस्मत देखिए कुछ ही महीनों बाद उसकी मौत हो गई। और एक दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली में जो उसका मकबरा है, कहते हैं कि उसी से प्रेरणा लेकर बाद में ताजमहल का डिजाइन बनाया गया। हुमायूं की अचानक मौत के बाद सोचिए, सिर्फ 13 साल की उम्र में उसका बेटा अकबर गद्दी पर बैठता है। और यही वो बादशाह था जिसने मुगल साम्राज्य को उसकी असली पहचान, उसकी असली ताकत दी। साल था 1556। एक बार फिर से जगह थी पानीपत। इस बार थी पानीपत की दूसरी लड़ाई। एक तरफ 13 साल का अकबर अपने संरक्षक बैरम खां के साथ और दूसरी तरफ हेमू। अकबर की जीत हुई और दिल्ली पर उसका हक पक्का हो गया। पर ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। इसके बाद तो जीत का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने मुगल साम्राज्य को लगभग पूरे उत्तर भारत में फैला दिया। लेकिन अकबर सिर्फ एक महान योद्धा नहीं था, वो एक बहुत ही चतुर शासक भी था। वो ये बात समझ चुका था कि इतने बड़े साम्राज्य को सिर्फ तलवार के दम पर नहीं चलाया जा सकता। इसीलिए उसने एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार किए, राजपूतों के साथ रिश्ते बनाए और सबसे बड़ी बात, उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। उसने दीन इलाही नाम से एक नया धर्म बनाने की कोशिश भी की, जो खैर सफल तो नहीं हुआ, पर उसकी इन्हीं नीतियों की वजह से साम्राज्य में लगभग 50 साल तक शांति और स्थिरता बनी रही। तो अकबर ने एक बहुत ही मजबूत नींव तैयार कर दी थी। अब सवाल ये था कि आने वाली पीढ़ियां इस नींव पर क्या बनाएंगी। खैर, उन्होंने इस पर कला और वास्तुकला का एक ऐसा शानदार महल खड़ा किया जिसे आज पूरी दुनिया देखती है। अकबर के बाद आया उसका बेटा जहांगीर। जहांगीर के दौर में ज्यादातर शांति ही रही, लेकिन एक ऐसी घटना हुई जिसने आने वाले भारत के भविष्य की दिशा ही बदल दी। इंग्लैंड के राजा का एक दूत सर थॉमस रो उसके दरबार में पहुंचा। ये यूरोप के साथ व्यापार की एक छोटी सी शुरुआत लग रही थी, पर इसके नतीजे बहुत बहुत बड़े होने वाले थे। जहांगीर के बाद गद्दी पर बैठा शाहजहां, और उसके आने के साथ ही शुरू हुआ जिसे हम कहते हैं संगमरमर का युग। शाहजहां को इमारतें बनवाने का ऐसा जुनून था कि कह सकते हैं उसने पत्थरों में कविताएं लिख दी। और उसका ये जुनून आज भी इन शानदार इमारतों की शक्ल में जिंदा है। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया गया ताजमहल, दिल्ली का आलीशान लाल किला, जामा मस्जिद, ये सब शाहजहां के ही दौर की निशानियां हैं। ये इमारतें आज भी उस दौर की दौलत और शान और शौकत की कहानी कहती हैं।
शाहजहां के बाद तख्त पर बैठा उसका बेटा औरंगजेब। और यहाँ एक बड़ी विडंबना है। औरंगजेब के ही राज में मुगल साम्राज्य अपने सबसे बड़े आकार तक पहुंचा, सबसे ज्यादा फैला, और उसी के राज में इसके पतन की नींव भी रखी गई। औरंगजेब की नीतियां अपने परदादा अकबर की नीतियों से कह सकते हैं कि बिल्कुल उलट थीं। जहां अकबर ने सबको जोड़ने की कोशिश की, वहीं औरंगजेब ने गैर मुसलमानों पर जजिया टैक्स फिर से लगा दिया और कट्टर इस्लामी कानून लागू करने पर जोर दिया। इसका नतीजा क्या हुआ? मराठा, सिख, राजपूत सब ने बड़े पैमाने पर विद्रोह कर दिए और इन विद्रोहों ने साम्राज्य को अंदर ही अंदर खोखला करना शुरू कर दिया। और फिर आया वो साल 1707 जब औरंगजेब की मौत हुई। ये एक ऐसा मोड़ था जिसके बाद मुगल सत्ता का वो विशाल महल ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। औरंगजेब के बाद कोई भी ऐसा शासक नहीं आया जो इस बिखरते साम्राज्य को संभाल पाता। बादशाह आते गए जाते गए, सब कमजोर थे। साम्राज्य धीरे धीरे टुकड़ों में बंट गया और आखिर में 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को देश से निकालकर रंगून भेज दिया और इसी के साथ भारत के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक का अंत हो गया। लेकिन एक सवाल है, क्या किसी साम्राज्य का अंत बस उसकी राजनीतिक सत्ता के खत्म होने से हो जाता है? शायद नहीं। मुगलों का राज तो खत्म हो गया, पर उनकी जो विरासत है वो आज भी हमारे साथ है, हमारी जिंदगी का हिस्सा है। आज भी अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो मुगलों का असर साफ नजर आता है। हमारी इमारतों की खूबसूरत मेहराबों में, हमारी दावतों में परोसी जाने वाली बिरयानी और कबाब में, हमारी बातचीत में इस्तेमाल होने वाले उर्दू के लफ्ज़ों में, यहाँ तक कि शादियों में पहने जाने वाली शेरवानी में भी उनका असर इतना गहरा है कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के कई तरीकों में भी उनकी छाप मिल जाती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि जब किसी साम्राज्य की संस्कृति और विरासत हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस कदर घुल मिल जाए, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो साम्राज्य सच में खत्म हो गया, या फिर वो बस अपना रूप बदलकर आज भी हमारे बीच जिंदा है?